नमस्कार, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल बिगिन टू लर्न में, जहाँ सीखते हैं आप इंग्लिश ग्रामर बेसिक से एडवांस तक। तो आपने थंबनेल देख ही लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, वो है प्रेडिकेट, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का नेक्स्ट पार्ट है। पिछली वीडियो में हमने जाना है सब्जेक्ट के बारे में बहुत डिटेल से। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, हमने सब्जेक्ट के बारे में इतना भी जाना है। और अब हम जानते हैं कि सब्जेक्ट को किस किस तरीके से जब बना सकते हैं और कितनी सब्जेक्ट के भी पार्ट्स होते हैं। जैसे आपका डिटरमिनर, क्वालिफायर, हेड वर्ड, उसमें भी आपका एडजेक्टिव होता है और किस किस चीज़ को हमने बहुत डिटेल से जाना है, हर चीज़ को। तो आज हम प्रेडिकेट के बारे में जानेंगे बहुत डिटेल के साथ। हम वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। सबसे पहले तो आप वीडियो को पूरा देखा करिए। आप वीडियो को पूरा नहीं देखते तो कहीं ना कहीं नुकसान आपका हो ही जाता है कि आप फिर सारी चीज़ों को नहीं जान पाते हैं। दूसरी बात, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर पहली बार आप चैनल पर आ रहे हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो सबका डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में दे दिया है, आप वहां से पिछली वीडियोज को देख सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को किसी के द्वारा शेयर किए जाने के बाद देख रहे हैं, तो भी आप इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करिए, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड हो वहां आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब हम वीडियो शुरू करते हैं। हम शुरू करने वाले हैं आज का टॉपिक प्रेडिकेट। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक पर भी हमको आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए, बिना किसी समय को गवाए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन टू लर्न प्रेडिकेट। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेडिकेट। इसका हिंदी में नाम होता है विधेय। आप सब्जेक्ट को उद्देश्य बोलते हैं और ये आपका है विधेय। विधेय के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं विधेय होता क्या है, प्रेडिकेट होता क्या है। हमने जाना है कि सब्जेक्ट आपका जो वर्ब से पहले वाला हिस्सा होता है, सेंटेंस को दो पार्ट्स में तोड़ दिया जाता है। एक तो वर्ब के पहले वाला हिस्सा जितना भी होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है, और वर्ब से बाद वाला हिस्सा, वर्ब और वर्ब के बाद वाला हिस्सा, वो आपका प्रेडिकेट होता है। क्या आप विधेय कहते हैं। सब्जेक्ट को हम बहुत डिटेल में जान चुके हैं। सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रेडिकेट के बारे में, जैसे आप विधेय कहते हैं। तो जिस प्रकार से हम सब्जेक्ट के बारे में सीखा, जाना, देखा, सब्जेक्ट में जिस प्रकार से केवल आपका कोई भी नाउन या प्रोनाउन ही नहीं होता है, जबकि उसमें आपका एडजेक्टिव भी होता है, एडजेक्टिव फ्रेज भी होता है, जीरंड भी आपका सब्जेक्ट होता है। इसी प्रकार से प्रेडिकेट में भी आपका, हम कहते हैं कि आपका केवल वर्ब ही प्रेडिकेट नहीं होता है, क्योंकि सेंटेंसेस में मैंने एग्जांपल्स आपको दिए थे। जैसे मैंने लिखा था, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा था, मैं यहाँ दोबारा लिख दूं, रमेश प्लेज। ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं इसमें, ये आपका रमेश तो है सब्जेक्ट और प्लीज आपका प्रेडिकेट है। इसका मतलब यही नहीं कि केवल सेंटेंस में जितनी भी चीजें होंगी, रमेश या फिर कोई भी नाउन होगा, वो तो हमने जान ही लिया कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन ही आपका एक सिंगल वर्ड ही सब्जेक्ट नहीं होता है। जिस प्रकार से सिंगल वर्ड सब्जेक्ट नहीं होता, उसी प्रकार से सिंगल वर्ड भी आपका, कोई भी वर्ब या फिर एक सिंगल वर्ड भी प्रेडिकेट नहीं होता है। जिस प्रकार से सब्जेक्ट में हम बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, आपका जीवन को इंक्लूड किया था हमने, इन्फिनेटिव को इंक्लूड किया था हमने, एडजेक्टिव को इंक्लूड किया था, डिटरमिनर को इंक्लूड किया था हमने, हेड वर्ड हमने अलग पढ़ा है। ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ भी पढ़ने वाले हैं प्रेडिकेट में बहुत सारी चीजें। तो अभी शुरू करते हैं प्रेडिकेट के लिए। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि प्रेडिकेट में अकेला वर्ब ही शामिल नहीं होता है, बल्कि प्रेडिकेट के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। उनको भी जिस प्रकार से सब्जेक्ट को जाना है स्टेप बाय स्टेप, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हम प्रेडिकेट को जानेंगे। तो सबसे पहले जो नोट करने वाली चीज है, समझने वाली बात है, ये है कि आप समझ लें कि आपका प्रेडिकेट केवल अकेला वर्ब भी होता है। ऐसा नहीं कि केवल अकेला वर्ब ही होता है, मैं कह रहा हूँ कि अकेला वर्ब भी होता है, उसके साथ और भी सारे वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स हैं आगे हम पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट में, प्रेडिकेट में हम वर्ब को भी अपने साथ जोड़ते हैं, ऑब्जेक्ट को अपने साथ जोड़ते हैं। उसमें हम अपने साथ में किसी जीरन को भी अपने उसके साथ में लगा देते हैं, और साथ में जानेंगे प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है। इस तरीके से सारी चीजें जानने वाले हैं। एक चीज आप नोट कर लीजिए, ध्यान करने वाली सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज जो है, तो मैं आपको बताता हूँ कि प्रेडिकेट में आपका अकेला वर्ब भी होता है। ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखें। प्रेडिकेट में आपका अकेला वर्ब भी होता है।
जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल में लिखाया था, तो मैं यहाँ ध्यान रखेंगे, थोड़ा भाषा पर ध्यान दें। वर्ब भी होता है, ठीक है, वर्ब भी होता है लिखा है, वर्ब ही नहीं होता है, वर्ब भी होता है और इसके साथ अन्य शब्द भी होते हैं, तथा वर्ब के साथ अन्य शब्द भी होते हैं। ठीक है सर, इतनी सी बात आप समझ रहे हैं। अकेले वर्ब से आपका प्रेडिकेट बनता है, लेकिन हर बार आपका अकेला वर्ब ही प्रेडिकेट का काम नहीं करेगा, उसके साथ में हमको और दूसरे वर्ड्स को भी ऐड करना पड़ता है। ठीक है। तो अब हमने जो यहाँ कहा है कि आपके वर्ब के साथ में और शब्द भी होते हैं, और शब्द भी होते हैं का मतलब अब जो आपके एडिशनल वर्ड हैं उनको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो हम इसे कह देंगे, या एक और चीज लिख लें यहाँ पर, वर्ब के साथ प्रयोग होने वाले शब्द ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक है सर, बहुत आसानी से देखेंगे, बस समझते चलेंगे बात क्या कही जा रही है, बातों पर गौर करेंगे तो आप बहुत आसानी से समझ लेंगे। तो हमने कहा है आपका प्रेडिकेट में अकेला वर्ब भी होता है और वर्ब के साथ दूसरे शब्द भी जोड़ दिए जाते हैं कभी अक्सर करके, और जो सारे शब्द हमने वर्ब के साथ जोड़े हैं, वर्ब के साथ प्रयोग किए हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब आप जानते हैं ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है। आपका कई सारे लोग कहते हैं कि नहीं सर, सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। नहीं सर, सब्जेक्ट के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और सेंटेंस के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है, अब एक जगह सब्जेक्ट को आप कर्ता कहते हैं, दूसरी जगह सब्जेक्ट को आप, हमने पढ़ा है आपको, उद्देश्य। उद्देश्य का पार्ट होता है आपका कर्ता, ना कि कर्ता का भाग उद्देश्य होता है। सब्जेक्ट, कर्ता को भी सब्जेक्ट कहते हैं और उद्देश्य को भी सब्जेक्ट आप कहते हैं। ठीक है सर, तो ये चीज दिमाग में आप बिल्कुल क्लियर रख लीजिए। चलिए अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिखा था अभी, मैंने लिखा था रमेश प्लेस। ठीक है, उसके बाद और एडिशनल एग्जाम्पल्स हम देखें, उसके थ्रू हम समझ लेंगे। देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं लिखने वाला हूं, मैं लिख देता हूं इधर। मैंने लिखा है राम सिंह। ठीक है, आगे लिखते हैं शी रन्स। और भी लिख सकते हैं हम आगे, दे लाव। इतने ही काफी हैं, ज्यादा लंबा नहीं देखना है, नहीं तो वीडियो लंबा होगा। तो ये देखिए, आपका जो आगे वाला ये जो पार्ट है, ये है आपका सब्जेक्ट, और ये जो पार्ट है आपका, ये है आपका प्रेडिकेट। ठीक है, तो हम केवल अभी प्रेडिकेट के बारे में जान, आपका पहला हमने जाना है, सब्जेक्ट में आपका नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है ना, और आपका जीरन भी होता है, इन्फिनिटिव भी होता है। हम तो आपको केवल एग्जांपल के तौर पर समझा रहे हैं। हमने क्या कहा, प्रेडिकेट में आपका वर्ब भी होता है, तो यहाँ हमने अभी तक आपको वर्ब दिखाया है, ये आपका प्रेडिकेट का काम कर रहा है, सिंगल वर्ब। इससे आपका सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। और इन ये जो सिंगल वर्ब्स हैं, ये जो वर्ब्स हैं आपके, अगर आपने पिछली वीडियो को देखा है तो वर्ब हमने दो पार्ट्स में डिवाइड की थी, आपका एक तो ट्रांजिटिव में, और अगर ये वाला पार्ट आपको याद है, दूसरा इंट्रांजिटिव में। क्योंकि वर्ब्स को हमने तीन तरीके से डिवाइड किया था। तो यहाँ आप देख रहे हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की बात हम कर रहे हैं। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया वाला हिस्सा अगर आपको याद है, अगर नहीं याद है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वो आप ध्यान से देख सकते हैं। ट्रांजिटिव का मतलब सकर्मक और इंट्रांजिटिव का मतलब अकर्मक। ठीक है, चलिए, तो वो पहचान वगैरह कैसे करते हैं, सब मैंने वर्ब वाले हिस्से में बहुत अच्छे से समझाया है, आप समझ सकते हैं, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है सर, तो यहाँ देख सकते हैं आप, आपका राम शी दे ये सारे आपके सब्जेक्ट हो गए हैं, और सिंग्स रन्स एंड लाफ ये आपके प्रेडिकेट हो गए। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम धीमे धीमे करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। इससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ने वाले हैं, ये तो प्रेडिकेट की बात आई, प्रेडिकेट के साथ हम ऑब्जेक्ट को देखने वाले हैं। ऑब्जेक्ट आपका और भी होता है। ठीक है, चलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूं, जरा गौर करेंगे बात पर। मैंने कहा कि आपके वर्ब के साथ हम दूसरे शब्दों को जोड़ते हैं जिनको आप ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो मैं यहाँ लिखने वाला हूं मैं लिख देता हूं इधर सब्जेक्ट,
इधर लिखते हैं हम प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में भी इधर लिखते हैं हम वर्ब, क्योंकि प्रेडिकेट आपका वर्ब के साथ साथ दूसरा हिस्सा जोड़ा जाता है, और ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब यहाँ जो हम गौर करेंगे, गौर करने वाली बात यह है कि आपका जो प्रेडिकेट होगा या फिर जो ऑब्जेक्ट होगा, वो ऑब्जेक्ट आएगा कहाँ। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि क्रिया दो तरीके की हमने डिवाइड की थी, अकर्मक और सकर्मक। जो सकर्मक क्रिया होगी उसके साथ में एडिशनल वर्ड्स हम जोड़ेंगे, और वो एडिशनल वर्ड होंगे आपके ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। ठीक है सर, तो देखिए जरा गौर करना, मैं लिखता हूं माई फादर रीड्स द न्यूज़पेपर। अब देखिए यहां जो हमने कहा है द न्यूज़पेपर, ये जो आपका न्यूज़पेपर है, ये एक अलग वर्ड है। अलग वर्ड का मतलब, अगर आप वर्ब की तरफ देखेंगे, रीड्स आपने लिखा, रीड्स के बाद हम देखेंगे, अगर आपको पहचान याद है तो आपकी ये ट्रांजिटिव वर्ब है, जिसके बाद कोई ना कोई एक वर्ड आना जरूरी था, तो हमने न्यूज़पेपर को इधर लगा दिया। जरूरी नहीं न्यूज़पेपर लगाते, हम कोई और भी वर्ड लगा सकते थे, बुक लगा सकते थे, लेटर लगा सकते थे, कुछ भी लगा सकते थे। तो वहां पर आपका ये न्यूज़पेपर है जो एडिशनल वर्ड है, वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन है ये प्रेडिकेट का ही। ठीक है सर, इतनी बात आपकी समझ में आ रही है। इसके साथ साथ हम और भी एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ दूसरा एग्जांपल लिखता हूं, योर सिस्टर कुक्स फूड। ठीक है। अब यहाँ गौर करेंगे, योर सिस्टर को तो छोड़ दिए, तो आपका सब्जेक्ट है, यहाँ देखेंगे कुक्स। कुक्स के बाद अगर कुक्स को देखेंगे आप, आपका ट्रांजिटिव वर्ब बनता है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो भी सब आपका नेक्स्ट वर्ड आया फूड, जो आपका नाउन है। ठीक है ना। अब ये जरूरी नहीं है, इस चीज से आप ये देख सकते हैं कि आपका प्रेडिकेट, हमने कहा था एक देखिए केवल आपका वर्ब भी होता है, वर्ब के साथ हम और भी सारे वर्ड्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ हमने दो वर्ड्स यूज किए, दोनों वर्ड्स नाउन है आपके। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका ऑब्जेक्ट नाउन रहने वाला है। इसके बाद जो भी आएगा वो आपका नाउन ही आएगा, वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा आपका, वो नाउन रहने वाला है। ये चीज आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। और अगर और भी एग्जांपल देखना है तो मैं लिख सकता हूं, आई ब्रॉट रेडियो। ठीक है, मैं रेडियो लेके आया। तो इसमें देखिए आप गौर करेंगे, वापस से ब्रॉट आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, और इसके बाद में हमने जो रेडियो वर्ड यूज किया है, ये भी आपका नाउन ही है। ठीक है, तो इतना सा विजन आपके दिमाग में क्लियर होता जा रहा है कि आपका माय फादर, सॉरी, इसको सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, इधर जाते हैं। आपका ये जो लिखा है रीड्स, रीड्स हो गया, कुक्स हो गया, ये वर्ड्स आपके जो है ट्रांजिटिव वर्ब हैं। ठीक है, रीड्स, कुक्स, ब्रॉट, ये आपके ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, और इनके साथ में हमने जो ऑब्जेक्ट को यूज किया है, ये आपका नाउन है। ठीक है सर, तो क्लियरली इतनी सी बात हमारे दिमाग में क्लियर हो गई है। इसे आप पॉइंट नोट कर लीजिए। नोट क्या करना है, नोट में आप ये लिखेंगे, यहां लिख लीजिए नोट। नोट में आप लिखने वाले हैं कि आपका जो भी नोट में आप लिखने वाले हैं वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होने वाला शब्द नाउन होगा। ठीक है, जो आपका जो है, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, वो हमेशा नाउन रहने वाला है। इतनी सी बात दिमाग में क्लियर है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अब नाउन से और आगे बढ़ते हैं। अब हम जो बात करेंगे, ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। मैं बोर्ड को क्लियर कर देता हूं। चलिए, अब हम जानेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में और डिटेल से, थोड़ा सा और गहराई में चलते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट तक पहुंच गए, तो ऑब्जेक्ट सर आपके दो तरीके के होते हैं। ठीक है, यहाँ अब बात चल रही है ऑब्जेक्ट की,
तो ऑब्जेक्ट आपके सर दो तरीके के होते हैं। ऑब्जेक्ट को आप हिंदी में बोलते हैं कर्म, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट को आप हिंदी में कर्ता बोलते हैं, वैसे ही आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है कर्म, ठीक है। कर्ता और कर्म, तो कर्ता को हम जान चुके हैं, आपका जो भी हेडवर्ड होता है सेंटेंस में, सब्जेक्ट में आपका जो हेडवर्ड होता है उद्देश्य में, उसे आप सब्जेक्ट मीन्स कर्ता कहते हैं, हिंदी में कर्ता, ठीक है। और हेडवर्ड हमेशा क्या होता है आपका, नाउन होता है। क्लियर, नाउन और प्रोनाउन होता है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक तो होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर आपने पिछले वीडियो को देखा है तो इस चीज का हमने बहुत जगह जिक्र किया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, ठीक है। और दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये सारे के सारे वर्ब वाले चैप्टर में ही यूज किए हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अब ये दोनों चीज क्या होती है, इन दोनों की तरफ जरा गौर करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको जब बता दूं, आपका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होने वाला है, ये जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा ना सर, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा कोई एक थिंग होगी, ठीक है ना। क्या होगी आपकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हमेशा कोई नाउन होगा। नाउन का मतलब कोई पर्सन हो सकता है, और या फिर कोई आपकी थिंग हो सकती है, ठीक है। पर्सन हो सकता है या कोई वस्तु हो सकती है। लेकिन आपका जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ये हमेशा एक पर्सन होगा, ठीक है। पर्सन से मतलब है ये आपका हमेशा एक प्रोनाउन होगा, ठीक है। प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव हो सकता है ये आपका। क्लियर, और मोस्ट प्रोबेबली आपका प्रोनाउन ही होगा। इतनी सी बात दिमाग में आ गई है। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा हमेशा नाउन होगा, नाउन में भी आपका पर्सन और थिंग दोनों ही कैसे होंगे, लाइव आपका कोई भी लिविंग थिंग हो सकती है और नॉन लिविंग थिंग हो सकती है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपका प्रोनाउन होने वाला है या फिर आपका पर्सन होने वाला है, ठीक है। क्लियर होगी इतनी सी बात। मोस्ट प्रोबेबली आप इस वर्ड को याद रखेंगे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपका जो भी वर्ड यूज होगा वो आपका प्रोनाउन होगा। चलिए इनके साथ कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं, तो हमारे दिमाग में थोड़ा सा और फिगर क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर आपके लिए एक टेबल बनाता हूँ, और देखिए इधर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और आगे प्रेडिकेट में हम जो यूज करने वाले हैं वो यहाँ आपका वर्ब, यहाँ हम करने वाले हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ आ जाएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इतनी सी बात ध्यान रखेंगे आप, सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए जरा गौर करिए, ये जो हिस्सा है आपका सब्जेक्ट है, और ये हिस्सा आपका प्रेडिकेट है, ये हिस्सा आपका प्रेडिकेट है। क्लियर, चलिए मैं एग्जांपल लिखता हूं, इधर देखेंगे। मैं लिखता हूं इधर दे, वर्ब में आप गेव, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आप लिखिए हर, और यहां लिख दीजिए आप अ लेटर, ठीक है। उन्होंने उसे एक पत्र दिया। तो गौर करेंगे जरा, गेव आपका वर्ब है, जो मेन वर्ब है, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हर, मैंने क्या कहा था आपका, यहाँ पर ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हमेशा क्या होगा, प्रोनाउन रहने वाला है, तो आपका ये प्रोनाउन है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमेशा आपका कोई ना कोई लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग होगी, और वो हमेशा नाउन आएगा, तो लेटर क्या है आपका, नाउन है। गौर करना जरा बात पर, ठीक है। और आगे आगे एग्जाम्पल देखें, तो यहाँ लिखें ही, और मैं लिखता हूं इधर रोट, ठीक है, मी, और इधर लिख देते हैं, इधर वापस से हम लेटर लिख देते हैं कि रोट मी अ लेटर, ठीक है। उसने मुझे एक पत्र लिखा। तो यहां देखिए जरा गौर करिए वापस से, ये जो आपका रोट है वर्ब है, मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो है आपका प्रोनाउन, और लेटर आपका ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो कि आपका है नाउन। इतनी सी बात क्लियर आ गई आपके समझ में कि नहीं आई है? बिल्कुल आ गई होगी, ठीक है। इससे आप समझ सकते हैं आसानी से। तो चलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में मैंने हमेशा आपको बता ही दिया है कि यहाँ आपका ये जरूरी नहीं है कि हमेशा कोई भी नॉन लिविंग थिंग आएगी, लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों को ही हम इसमें शामिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक आपको इसका एक और एग्जाम्पल लेके दिखा देता हूँ, मैं लिख देता हूँ इधर, तो ज़्यादा आसानी से समझने में। मैं लिख सकता हूँ इधर जैसे मुझे किसी ने कोई गिफ्ट दिया, आजकल चलते हैं बहुत सारे,
जैसे मैं लिख देता हूँ शी गे मी अ पप्पी। उसने मुझे एक पप्पी का मतलब जो कुत्ते का बच्चा होता है पिल्ला, उसने मुझे एक पिल्ला दिया। तो ये जो आपका पप्पी है लिविंग थिंग है, उसमें जान है। तो यहाँ आपका ये जो लिविंग थिंग भी आपका ऑब्जेक्ट में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हम शामिल कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। मैं बोर्ड को क्लियर करता हूँ, इसके आगे फिर बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और थोड़े एग्जाम्पल और देखते हैं। तो अब हम इसके बाद जानने वाले हैं कि सिर्फ और सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को ही क्या हम इसमें शामिल कर सकते हैं, या फिर को और भी कोई चीज को हम शामिल कर सकते हैं प्रेडिकेट में। तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल हम नाउन प्रोनाउन के अलावा जीरंड को, इन्फिनेटिव को भी इसमें प्रेडिकेट में शामिल किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, अभी एग्जाम्पल्स और आगे पढ़ते हैं, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब जो आगे हम पढ़ने वाले हैं प्रेडिकेट के बारे में, वो चीज हम पढ़ने वाले हैं कि आगे हम प्रेडिकेट में जीरंड को भी यूज कर सकते हैं। तो जीरंड का यूज किस प्रकार से होता है वो हम आगे देख ले रहे हैं। यहाँ मैं वापस से फिर आपके लिए एग्जाम्पल लिखता हूँ, उससे ज़्यादा थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। इधर मैंने सब्जेक्ट लिख दिया है, इधर आपका मैंने इधर मैं लिखता हूँ आपका सब्जेक्ट, इधर लिखता हूँ मैं आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इधर हो जाएगा आपका जीरंड। ठीक है, और ये दोनों हिस्से आपके प्रेडिकेट के हैं और ये हिस्सा आपका सब्जेक्ट है ही। चलिए देखते हैं जरा। इधर हम लिख सकते हैं ही लाइक्स ईटिंग फिश। ठीक है, तो अब जरा गौर करिए लाइक्स पर और ईटिंग फिश पर। और यहाँ हमने इसे ऑब्जेक्ट जो लिखा है, इसकी जगह हम वर्ब भी लिख देते तो कोई समस्या नहीं है। यहाँ आप वर्ब भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ ये भी वर्ब है और आपका ये भी वर्ब है। लेकिन ये जो आपका जीरंड हमने लास्ट में जो यूज किया है, आपको मैंने बता ही दिया है। जीरंड वाला टॉपिक आपने वीडियो जो देखा है उसमें आपने समझा है किस तरीके से हम जीरंड को एज अ नाउन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका नाउन का ही काम कर रहा है। नहीं देखा है तो आप वीडियो देख लीजिएगा। चलिए आगे और भी एग्जांपल्स हम लिख देख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं। मैं लिखता हूं आई डू नॉट लाइक गॉसिपिंग। ठीक है, मुझे गप्पे मारना पसंद नहीं है। तो अब देखिए जरा क्या है, डू नॉट लाइक, यहाँ आपका ये जो मेन वर्ब है ऑब्जेक्ट है, और गॉसिपिंग है आपका वो जीरंड है। क्योंकि जीरंड क्या होता है आपका, वर्ब प्लस आईएनजी, यही तो होता है जीरंड। और यहाँ देखिए वर्ब में गॉसिप होता है, गॉसिप में हमने आईएनजी को जोड़ दिया, गॉसिपिंग बन गया। इधर आपका ईट में, ईट के साथ में हमने आईएनजी जोड़ा है तो आपका ईटिंग बन गया। तो जीरंड है दोनों के दोनों। इससे आप समझ सकते हैं कि हम जीरंड को भी ऑब्जेक्ट के साथ साथ यूज कर सकते हैं। एज ऑब्जेक्ट हम इसे यूज कर सकते हैं, प्रेडिकेट में जीरंड को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये तो रही बात जीरंड की। इसके बाद अगर हम देखेंगे कि हम आगे आगे चल के ऑब्जेक्ट के साथ में इन्फिनेटिव को भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये इन्फिनेटिव की बात हम अब आगे लेकर के चलते हैं। ये जीरंड की थी, तो इन्फिनेटिव वाले हम यहाँ देख लेते हैं एग्जाम्पल्स इसी में। तो यहाँ आपका वर्ब या फिर ये आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा आपका इन्फिनेटिव। तो अब आप लोग आसानी से जानते हैं, सारी बातें जानते हैं। आपका ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम इन्फिनेटिव को किस तरीके से यूज कर सकते हैं एज प्रेडिकेट, और किस तरीके से हम जीरंड को यूज करते हैं प्रेडिकेट के साथ में। चलिए, अब हम जो पढ़ने वाले हैं, हम जो एग्जांपल्स देखने वाले हैं, ये एग्जांपल्स देखने वाले हैं हम इन्फिनेटिव के साथ में। इन्फिनेटिव के साथ में भी कैसे यूज करते हैं, या देखिए जरा। एग्जांपल लिखता हूं, वी वांट टू वर्क। ठीक है, हम काम करना चाहते हैं। तो यहाँ गौर करिए जरा। चलिए पहले एग्जांपल्स एक दो और लिख लेते हैं। मैं लिखता हूं, यू लाइक टू प्ले चेस। ठीक है, और एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, दे डिसाइडेड
टू लीव। आप जरा गौर करेंगे, आपका वांट, लाइक और डिसाइड ये आपके वर्ब हैं और आपका ये ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है, क्योंकि वर्ब को हम ऑब्जेक्ट में लेते हैं। ये सब क्लियर हो गई। अब देखिए इन्फिनेटिव में हमने इसे यूज किया है एज प्रेडिकेट, और ये आपका वांट ऑब्जेक्ट हो गया, और ये आपका जो साथ में हमने इसे ऐड किया है ये आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव है। क्लियर होगी बात? तो ये आपका वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। देखिए जरा, टू वर्क ऑब्जेक्ट का मतलब ये प्रेडिकेट का ही हिस्सा है दोनों के दोनों। क्लियर है? इतनी इतनी सी बात क्यों क्लियर है? चलिए ये जो देखेंगे आप, टू वर्क, टू प्ले चेस और टू लीव। अब इन्फिनेटिव क्या होता है आप इस पर गौर करेंगे। इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है? इन्फिनेटिव का मतलब होता है आपका टू प्लस वर्ब। किसी भी क्रिया के पहले हम टू को लगा दें तो वो आपका क्या बन जाएगा? इन्फिनेटिव बन जाएगा। यहाँ देखिए वर्क आपका क्रिया है, वर्ब है, उसके पहले हमने टू लगाया, इन्फिनेटिव बन गया। प्ले चेस, और यहाँ जो वर्ब है वो है आपका प्ले, प्ले के पहले हमने टू को लगाया, इन्फिनेटिव बन गया। लीव आपका ये भी एक वर्ब है और वर्ब के पहले हमने टू को लगाया, ये आपका इन्फिनेटिव बन गया। ठीक है सर? चलिए अब बात आती है, इसके बाद से हम देखेंगे तीन चीज हम अब तक समझ चुके हैं प्रेडिकेट में। प्रेडिकेट का मतलब हम समझ चुके हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या क्या हम समझ चुके हैं? हम समझ चुके हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, हम समझ चुके हैं आपका एज अ ऑब्जेक्ट जीरंड। प्रेडिकेट में जीरंड का यूज एज ऑब्जेक्ट कैसे करते हैं। हम समझ चुके हैं इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट या फिर प्रेडिकेट में किस तरीके से यूज करते हैं। तीनों चीज हम जान चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम जानेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट के साथ में कोई कॉम्प्लीमेंट भी हम ऐड करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट में वो कौन सा कॉम्प्लीमेंट होगा? कॉम्प्लीमेंट में या तो आपका नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा। सॉरी, नाउन या फिर नाउन फ्रेज होगा। ठीक है, प्रोनाउन नहीं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं बोर्ड को क्लियर करता हूं और आगे के टॉपिक पर हम बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट के बारे में। कॉम्प्लीमेंट, और ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? आपका नाउन या फिर नाउन फ्रेज। ठीक है, हम बात करेंगे अब ऑब्जेक्ट के साथ में कॉम्प्लीमेंट के बारे में, जो होता है आपका नाउन या फिर नाउन फ्रेज। देखिए जरा किस तरीके से, वापस से एक लिस्ट बनाते हैं या वापस से लिखते हैं हम। यहाँ आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ फिर आपका वर्ब आएगा, यहाँ हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, यहाँ बात करेंगे हम कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जो आपका नाउन या फिर नाउन फ्रेज होगा। चलिए एग्जाम्पल्स लिखते हैं हम आगे। हम लिखते हैं इधर, लिख सकते हैं दे इलेक्टेड हिम। ठीक है, और आगे देखें जरा, ये है आपका द लीडर ऑफ द पार्टी। ठीक है, अब ये जो आपका द लीडर ऑफ द पार्टी जो है वो है आपका नाउन क्लॉज। वो क्या है आपका? नाउन फ्रेज या फिर नाउन क्लॉज से बोल दीजिए। ठीक है, हम एक और एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम यूज करने वाले हैं नाउन का। तो यहां देखेंगे हम द टीचर मेड मी द मॉनिटर। ठीक है, अब देखिए जरा इन दोनों ही एग्जाम्पल से हम एक चीज क्लियर कर सकते हैं। वो क्या चीज है? हमने बात की थी कॉम्प्लीमेंट के बारे में,
कॉम्प्लीमेंट में हमने क्या कहा कि आपका कॉम्प्लीमेंट जो होगा या तो नाउन होगा या फिर नाउन फ्रेज होगा, या जैसे नाउन क्लॉज जिसे आप बोलते हैं। चलिए यहाँ देखिए, वर्ब में हमने इलेक्टेड जो आपकी मेन वर्ब है वही है। ऑब्जेक्ट में आपका जैसे हमने बता दिया था कि जरूरी नहीं है आपका ऑब्जेक्ट दो होंगे, तो ये आपका ऑब्जेक्ट जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि दोनों के दोनों आप इसे पहचान सकते हैं, मी और हिम ये क्या है, आपके प्रोनाउन है। ठीक है, अब ये दोनों प्रोनाउन है तो इसका मतलब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट जिसे आप कह सकते हैं, ये है आपका द मॉनिटर, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इसे आप या कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। और ये जो वर्ड है आपका, ये नाउन फ्रेज है, द लीडर ऑफ द पार्टी। वैसे मेन देखेंगे तो इसमें आपका लीडर आएगा, और लीडर क्या है आपका, ये एक नाउन होता है। क्लियर, और पूरा इसे हमने नाउन फ्रेज बना दिया है, तो आपका कॉम्प्लीमेंट है, या फिर इसे आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। तो आप समझ गए हैं, हम इतना कह सकते हैं, इस चीज से हम एक चीज सीख सकते हैं, या इतना इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं। आप यहाँ नोट में डाल सकते हैं, नोट में क्या डाल सकते हैं आप, कि जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही आपका कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट भी कहलाता है। इतना आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमने एक चीज देखी है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमेशा आपका नाउन होगा। नाउन में क्या होता है आपका, वो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों में से ही कोई भी एक चीज हो सकती है। और यहाँ पर मॉनिटर की जो आपका लिविंग थिंग में से कंसीडर कर सकते हैं, लीडर को भी लिविंग थिंग में कंसीडर कर सकते हैं दोनों ही आपके नाउन। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमने क्या बिल्कुल आसानी से और बहुत साफ साफ पढ़ा है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमेशा आपका प्रोनाउन आएगा। तो यहाँ हिम और मी जो है वो है आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट में वो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम कॉम्प्लीमेंट में ये भी देखेंगे कि आपका जो कॉम्प्लीमेंट में, मैंने पहले ही कहा था शुरुआत में, हम एडजेक्टिव को भी देखते हैं। ठीक है, या फिर कभी कभी हम पास्ट पार्टिसिपल को भी यूज करते हैं एज अ कॉम्प्लीमेंट। तो जैसे हम कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट में हम नाउन को ही नहीं यूज करेंगे, बोले कि ये तो मैंने एग्जांपल दिया आपके लिए कुछ जो कि आपके लिए नाउन और नाउन फ्रेज को लेकर के थे। अब हम जो आगे आगे एग्जांपल्स देखेंगे, उसमें देखेंगे आपके, उसमें हम एडजेक्टिव को शामिल करने वाले हैं, पास्ट पार्टिसिपल को शामिल करने वाले हैं, और एडजेक्टिव फ्रेज को शामिल करने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल्स मैं आपके लिए लिखने वाला हूं। चलिए, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। मैं इस बोर्ड को अब साफ करता हूं। चलिए अब बात करते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज की। तो आपने अपने नोटबुक में नोट कर लिया है, ऐसे क्लियर कर देता हूँ। चलिए, अब हम जो बात करने वाले हैं, ये करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट में, यहाँ हम नाउन फ्रेज की जगह यहाँ लिखने वाले हैं एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव फ्रेज। चलिए वापस से एक लिस्ट बनाते हैं, जो लिस्ट थी उसी को ऐसे ही लिखेंगे हम। अब यहाँ हम लिखने वाले हैं, यहाँ आपका सब्जेक्ट आएगा ही आएगा, यहाँ आपका वर्ब आएगा, देन ऑब्जेक्ट, देन आपका कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा आपका, यही आपका एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, तो इसी बात क्लियर है एकदम। चलिए गौर करेंगे, कुछ एग्जांपल्स में लिखता हूं इधर। द जज फाउंड यू, के बाद आ जाएगा इधर में लास्ट में कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक तो एग्जांपल लिख दिया, दूसरा एग्जांपल जो लिख रहा हूं उस पर जरा गौर करना। ही फेल्ट हिमसेल्फ टायर्ड। ठीक है, इसके बाद
एक जो एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ लास्ट में, उस पर भी थोड़ा सा गौर करना है। मैं लिखता हूँ दे हैव सेव्ड मच मनी फॉर देयर ओल्ड एज। ठीक है, यहां आप देखेंगे पहला एग्जाम्पल, द जज फाउंड यू इनोसेंट, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। और यहां देखेंगे जो आपका कॉम्प्लीमेंट है, ये जो वर्ड है इनोसेंट, ये है आपका एडजेक्टिव, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं विशेषण। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, जो टायर्ड वर्ड है, ये है आपका एक वर्ब, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है V3 से बोलते हैं, वो होती है आपकी पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो यही है आपका पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब में भी आपने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो वीडियो देख लेना। और ये जो आपका लास्ट में है फॉर देयर ओल्ड एज, जिसकी हमने कही थी आपका एडजेक्टिव फ्रेज होने वाला है, तो ये दे ओल्ड का मतलब आपका एडजेक्टिव हो गया, ओल्ड एज आपका एडजेक्टिव फ्रेज है, कंप्लीट सेंटेंस बना दिया है, जैसे वाक्यांश जिसे बोलते हैं फ्रेज को, तो ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, यहाँ मैंने 3 एग्जांपल्स लिखे, ज़्यादा समय ना लगे इसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तो यहाँ देख सकते हैं आप, वर्ब में आपने देखा है फाउंड, फेल्ट। ठीक है, फाउंड, फेल्ट और हैव सेव्ड, ये सारी की सारी आपकी मेन वर्ब्स हैं। और ये आपका ऑब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट है, जब इसमें आपका ये जो ऑब्जेक्ट है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मच मनी का मतलब ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये कॉम्प्लीमेंट में आप देख रहे हैं एडजेक्टिव है और एडजेक्टिवल फ्रेज है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। और एक और चीज अब जो आगे हम देखेंगे, तो लास्ट में एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि कॉम्प्लीमेंट या फिर आपका ऑब्जेक्ट कब आता है, ये बात मैंने शुरू में आपको बताई है। और अभी आपको एक चीज बता देता हूँ, नोट करने वाली चीज है, ध्यान में रखने वाली बात है। आपका ऑब्जेक्ट या आपका कॉम्प्लीमेंट आएगा, वो हमेशा एक ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया के साथ में हमेशा आता है। और अब हम जो कुछ नोटेबल पॉइंट्स पर ध्यान देंगे, नोट करेंगे कुछ चीजों को, पूरे पूरे चैप्टर का कंक्लूजन निकालेंगे, तो हमें क्या समझ में आता है। कंक्लूजन लिखें उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। चलिए मैं आपको कंक्लूजन की तरफ लेके चलता हूं। यहां देखेंगे आप, मैं आपको बता दूं कि जो भी हमने प्रेडिकेट में वर्ब के साथ एडिशनल वर्ड को ऐड किया, वो आपके कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्स में हमने क्या देखा है, हमने देखा कॉम्प्लीमेंट्स में थे आपके कुछ नाउन, कुछ नाउन फ्रेज, कुछ एडजेक्टिव, कुछ एडजेक्टिव फ्रेज, कुछ आपकी वर्ब जिसमें आपकी रियल भी शामिल थी, इसमें आपकी इंफिनिटिव भी शामिल थी। मतलब जो चीजें हमने सब्जेक्ट में शामिल की, वही सारी चीजें हमने ऑब्जेक्ट में भी शामिल कर दी, लेकिन उन सबका नाम चेंज हो गया। ऑब्जेक्ट को हमने देखा, ऑब्जेक्ट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और वो 2 पार्ट्स कौन से थे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमने क्या कहा, सबसे पहले अगर हम बात करें प्रेडिकेट की, ठीक है ना, तो प्रेडिकेट में हमने 2 चीज देखी, एक तो वर्ब देखी और एक देखा ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कंक्लूजन का। टोटल कंक्लूजन क्या है हमारा, हम बात कर रहे हैं कंक्लूजन की। अब तक हमने जो सीखा जाना, हमने क्या सीखा, हमने सीखा सबसे पहले प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में क्या सीखा, प्रेडिकेट में सीखा हमारा, एक तो प्रेडिकेट होता है आपका वर्ब, और दूसरा सीखा हमने ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों को हमने देखा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में था आपका कोई भी नाउन। ठीक है, नाउन में आपका लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही थी, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों को ही हमने ऐड कर दिया इसमें।
इनडायरेक्ट में था आपका प्रोनाउन, जिसमें आपका ही, हिम, हर इस तरीके के वर्ड्स का हमने यूज किया। ठीक है, तो एक चीज हमने देखी आपका प्रेडिकेट में, एक तो आपका वर्ब भी प्रेडिकेट हो सकता है सिंपल, जो हमने एग्जांपल देखा, दो वर्ड्स वाले एग्जांपल्स देखे। ऑब्जेक्ट को देखा हमने, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देख लिया। इसके साथ साथ में हमने क्या देखा, प्रेडिकेट में हमने जीरन को यूज किया है, हमने इन्फिनेटिव को यूज किया है, हमने एडजेक्टिव को यूज किया है, हमने एडजेक्टिव फ्रेज को यूज किया है, नाउन को यूज किया है, नाउन फ्रेज को यूज किया है। यही सारी चीजें तो हमने यूज की हैं, और यही सारी चीजें हमने सब्जेक्ट में यूज की। अब सब्जेक्ट का आपको ध्यान होगा, सब्जेक्ट में हमने देखा था डिटर्मिनर देखा था, हमने हेडवर्ड देखा था, हमने हेडवर्ड या मेन वर्ड देखा था, हमने देखा था क्वालिफायर, हमने देखा था एडजेक्टिव को। ठीक है, उसमें भी हर चीज फिक्स थी और यहाँ भी हर चीज लगभग फिक्स ही है, क्योंकि शुरुआत में कुछ चीज फिक्स नहीं थी, अब यहाँ फिक्स होने लगी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा आपका नाउन रहेगा। ठीक है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपका क्या रहेगा, हमेशा प्रोनाउन रहेगा। अब आप बात कर रहे हैं जब कॉम्प्लीमेंट की, हमने यहाँ देखा कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट में ही ये सारी चीजें हमने जीरंड, इंफिनिटिव, एडजेक्टिव और ये सारी चीजें हमने ऐड की है, मतलब ये सारी चीजें कॉम्प्लीमेंट का हिस्सा है। क्लियर होगी बात, इतनी सी बात। अब कॉम्प्लीमेंट कब आता है, ये चीज जानने वाली है, समझने वाली है, सोचने वाली। कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने आपको बता दिया था कि जब कभी भी आपका कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब आएगा, और ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेकर के आता है, जब आपका ऑब्जेक्ट आएगा तो वहां आपका कॉम्प्लीमेंट हमेशा आना आना ही है प्रेडिकेट में। ठीक है, तो अब हम पॉइंट्स को नोट करते हैं। चलिए, जो बिल्कुल आपके मेमोरेबल पॉइंट्स हैं उनको हम लिखेंगे और नोट करें। यहां डाल देंगे हम नोट, जो नोटेबल पॉइंट्स हैं क्या क्या डालेंगे, हम देखेंगे कि हमने देखा कि कॉम्प्लीमेंट्स आपके, सबसे बड़ी बात, तीन प्रकार के हमने मेन रूप से कॉम्प्लीमेंट्स देखे। ठीक है, सबसे पहले तो हमने देखा है कि आपके कॉम्प्लीमेंट्स और प्रेडिकेट में हम दो चीज को रख सकते हैं। ठीक है, पहला जो पॉइंट है, प्रेडिकेट में कॉम्प्लीमेंट में एडजेक्टिव और नाउन को रखा जाता है। ठीक है, पहली चीज। अब आपका कॉम्प्लीमेंट आता कब है, कॉम्प्लीमेंट्स में जब आपका नाउन और एडजेक्टिव आएगा तो इनको आप कहेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एडजेक्टिव यहां लिख लीजिए, एडजेक्टिव और नाउन को सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, एडजेक्टिव और नाउन को आप सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। दूसरी चीज यहां भी एक जो नोटेबल पॉइंट है वो ये है, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपकी जो वर्ब्स होती हैं, कौन सी वर्ब, इज, आर, एम, ये आप इनको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, इज, आर, एम, वाज, वर, वाज, वर, इनको आप हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, और इनको सेंटेंस को पूरा करने के लिए एक कॉम्प्लीमेंट की जरूरत हमको पड़ती है। जब आपको वर्ब वाला पोर्शन अगर याद है तो मैंने ये कहा था, ये आपका मेन वर्ब का काम करती है, जब आपका मेन वर्ब काम करती है तब ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती है और इनको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस जितने होंगे वहां आपका मेन वर्ब का काम करती है, तो इनको आपकी हमेशा कॉम्प्लीमेंट की जरूरत होती है।
वर्ब्स इज आर एम वाज वर्ब को हमेशा कॉम्प्लीमेंट की जरूरत होती है, और ये हमेशा इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती है। जब इनको एज अ मेन वर्ब यूज करते हैं तब आपकी ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती है। अब से पहले आपने इनको एज अ हेल्पिंग वर्ब ही समझा होगा या पढ़ा होगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं जब इनके साथ में किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत हमको पड़ती है, तब ये आपकी हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होती है, इनका अलग स्पेसिफिक मीनिंग होता है। ठीक है। दूसरी चीज जो नोट करने वाली है वो है आपकी कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं आपके, वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्स आपके तीन तरीके के होते हैं। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्स तीन प्रकार के होते हैं। वो कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्स तीन प्रकार के कौन से होते हैं ये देख लीजिए जरा। पहला तो होता है आपका नाउन कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। दूसरा होता है आपका एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और तीसरा होता है आपका एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। अब कहेंगे सर आपने एडवर्ब का तो हमें कोई एग्जांपल दिया ही नहीं। देखिए एडवर्ब का भी हम आपको एग्जांपल देते हैं आगे चल के। अब देखिए नाउन तीनों के मैं एग्जांपल के नीचे लिख देता हूं। नाउन कॉम्प्लीमेंट में आप लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया ही इज अ बॉय। आपने देखा इज यहाँ आपकी वर्ब है और बॉय आपका नाउन है, या आपका नाउन कॉम्प्लीमेंट। एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में लिख देता हूं यू आर हैप्पी। तो यहाँ देखिए हैप्पी आपका जो है वो एडजेक्टिव है, विशेषण है। ठीक है। और मैं लिख देता हूं इधर शी इज देयर। ये जो देयर है आपका, ये है आपका एडवर्ब। तो यहाँ देख रहे हैं आपका, और ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं आर इज के कॉम्प्लीमेंट से इनके साथ इनका आना जरूरी ही है। अगर ये नहीं आएंगे तो आपका सेंटेंस कंप्लीट सेंस नहीं देगा, सेंटेंस कंप्लीट रहेगा, और ये जो वर्ब्स हैं ये आपका प्रॉपर वर्ब का वर्क नहीं करेंगे। क्लियर होगी इतनी सी बात? तो आप इन तीनों एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि किस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट्स को तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। चलिए, अब उम्मीद है ये तो हमारा कंक्लूजन था। आपकी समझ में प्रेडिकेट भी बहुत अच्छी तरीके से आ गया है। ज़्यादा समय हमने नहीं लिया है, फिर भी कितना भी शॉर्ट और समराइज करने की कोशिश करें तो टॉपिक कितना बढ़ जाता है, मटेरियल बढ़ता जाता है। एग्जाम्पल्स मैंने ज़्यादा नहीं दिए हैं क्योंकि समय ज़्यादा ना लग जाए। तो अगर आप पूरे वीडियो को देख करके हमारे साथ बने रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो हमारा टॉपिक आने वाला है, ये तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो भी हमने बताया है ये पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस के अब पढ़ेंगे। आगे का वीडियो जो होगा वो होगा आपका काइंड्स ऑफ द सेंटेंसेस। सेंटेंस के प्रकार हम पढ़ने वाले हैं आगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, किस किस तरीके से इनको डिवाइड किया जाता है, और कौन से इनके एग्जाम्पल्स होंगे, उन्हें भी बहुत डिटेल से हम जानने वाले हैं। तो बने रहिए, अगले वीडियो तक इंतजार करिए। जल्दी ही आपके लिए अगला वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा, और कोशिश की जाएगी इस वीडियो को बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा लंबा ना खींचा जाएगा। तो आपने अगर वीडियो को पूरा देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कुछ जरूर सीखा होगा इस वीडियो से, मुझे ऐसी आशा है। अगर आपने कुछ सीखा है, कुछ आपको नया सीखने के लिए मिला है, तो आप इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करिए अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, जो भी ग्रामर सीखना चाहते हैं, और जो भी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या यूपी बोर्ड के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। सेंटेंसेज हो जाते हैं और ये मेरे वीडियोज हो जाते हैं, या अगर फिर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये वीडियो होंगे। तो किसी भी तरीके से आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए हर किसी को जरूरत है आज के समय में, और हर जगह बहुत मोटा पैसा आपसे लिया जाता है इंग्लिश ग्रामर सिखाने का। लेकिन बिगिन टू लर्न पर आप बिल्कुल फ्री में, बहुत डिटेल से, पूरी जानकारी के साथ आप इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं। तो बने रहिए, परिवार को और बढ़ाइए, जल्दी जल्दी से बढ़ाइए। आप सब्सक्राइब करिए, करवाइए, परिवार को और बड़ा करिए, जिससे कि हम और ज़्यादा मोटिवेशन हमें मिलता रहे आपके लिए वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड करने के लिए। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो वहीं फॉलो कर लीजिए। जल्दी से जल्दी आपको शॉर्ट वीडियोज भी यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी, जहां आपको छोटे छोटे टॉपिक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स को वहां पर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। किस तरीके से आपके लिए वो सारी की सारी जितनी भी यूजफुल होंगी, उतनी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को मैं यूट्यूब शॉर्ट्स में आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। तो इंतजार करिए, जल्दी जल्दी परिवार बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए। मुझे नहीं पता किस तरीके से सब्सक्राइबर्स बढ़वाएंगे, जल्दी जल्दी बढ़वा दीजिए अगर आपको फ्री में पढ़ना है और क्वालिटी के साथ पढ़ना है। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो को साथ बने रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।